जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं अभिषेक और आप सभी के साथ लेकर चल रहा हूं, ठीक ना, लेकर चल रहा हूं रैंकर्स 14 यानी एएलपी के रैंकर्स 14 के सॉल्यूशन की तरफ। तो आइए लेकर चलते हैं आज एएलपी के रैंकर्स सेट नंबर 14 की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। किसका एसआई, अच्छा ये देखिएगा, तो इसमें स्थायी मात्रक नहीं है। एम्पियर तो है। एम्पियर किसका स्थायी मात्रक है? विद्युत धारा का। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का स्थायी मात्रक है, करंट का है, करंट का है। न्यूटन जो है बल का है, फोर्स का है। न्यूटन किसका है? फोर्स का है। ओम किसका है? रेजिस्टेंस का है। ओम आपका प्रतिरोध का है। लेकिन कैलोरी नहीं है। तो इसमें कौन एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी नहीं है। और भी अगर आप देखना चाहें, जैसे अगर आपसे कहा जाए वर्क का यूनिट, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? वर्क यानी कार्य का, तो कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है। ऐसे अगर आपसे एनर्जी पूछा जाए, ऊर्जा का, तो इसका भी जूल ही होगा, जूल होगा। लेकिन अगर आपसे टार्क पूछ दिया जाए, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर, इसका जूल, न्यूटन मीटर जूल के बराबर है, लेकिन न्यूटन मीटर इसका एसआई यूनिट है। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? ऐसे अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? टेस्ला। ऐसे ही अगर आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ दे, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर याद रखिएगा, क्या होता है? वेबर। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। कह रहे 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? कुल मिलाकर ये सवाल जो है स्थितिज ऊर्जा का है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है, तो इससे ये पता चलता है उसके पास जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? mgh। और जब ये नीचे गिर रही है तो mg के कारण गिर रही है, तो विस्थापन भी तो h है। तो चाहे यहां पर कार्य निकाले या ऊर्जा निकाले, बात एक ही है, बल गुणे विस्थापन। तो मास है 0.1, जी का मान 9.8 दिया हुआ है यहाँ पे, और कह रहा है 2 मीटर गिरती है, तो 98 दूना 196 होता है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इतना जूल। तो W की वैल्यू 1.96 जूल, ये वाला आंसर आप निकाल देंगे, 1.96 जूल। अगला देखिए, कह रहे जब एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए, देखिएगा ध्यान से, कह रहे जब एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को बढ़ा देता है। देखिएगा, जब भी वस्तु का वेग बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा तो आपका त्वरण कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो A बराबर यहां पर v माइनस क्यू अपॉन टी भी कर सकते हैं। 8 में से 6 गया 2 सेकंड में, तो 2/2 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बल की मात्रा आपसे पूछा है तो है बराबर m में, तो यहां पर 5 केजी की वस्तु 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, तो यहां पर बल आपका आ गया 5 न्यूटन। इसका सही आंसर यहां पर क्या आएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 न्यूटन। अगला कह रहा है यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन में? यदि कोई वस्तु, जाहिर सी बात है, अगर कोई वस्तु यहां पर देखिएगा m मास का वस्तु है, r त्रिज्या पर गति कर रहा है, तो यहां पर कह रहा है
कि वस्तु कैसी गति करेगा, वक्र रेखीय गति करेगा, कर्वी लीनियर मोशन करेगा। कैसा करेगा, कर्वी लीनियर मोशन। और यहां पर थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपान रेडियस, और यही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन होता है। यही आपका क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। इसी को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डी थीटा अपन डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा अपन आर। एफ बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपका वृत्तीय गति से जुड़े हुए सारे फार्मूले आपको हमने लिखा है, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और ये अभिकेंद्र बल। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का दोलनी गति होती है, जो मध्य स्थिति के इधर उधर गति होती है। जो झूला होता है या पेंडुलम होता है वो यही करता है, ठीक ना। कार की गति कैसी होती है, सरल रेखीय गति होती है। कह रहा है द्रव और गैसों में ताप के अंतर का मुख्य कारण क्या होता है। द्रव और गैसों में देखिए कंडक्शन जो होता है ना, इसमें पार्टिकल वाइब्रेट करता है, कंडक्शन में पार्टिकल कांपता है और एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तो ये सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन आपका लिक्विड में है और गैस में है। कन्वेक्शन आपका किस में है, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस। रेडिएशन आपका दिया हुआ है, रेडिएशन आपका फास्टेस्ट मेथड है, फास्टेस्ट मेथड है। तो यहां पर ये आएगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में पार्टिकल गति के द्वारा, पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल अपने गति के द्वारा ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं, अपने गति द्वारा एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान पे रख के चलनी है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, ये सोचिए, और इसमें से एक आंसर आपको बताना है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, बताइए। वस्तु के ताप पर आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति से एक ओर का अधिकतम विस्थापन, माध्य स्थिति से एक ओर अधिकतम विस्थापन, माध्य स्थिति से एक ओर अधिकतम विस्थापन, यही होता है। तो यहां पर वस्तु का ताप वस्तु की सामग्री नहीं होगा, वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु के कंपन करने हेतु जो बल लगेगा वही डिसाइड करेगा। तो जब भी कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो यही उसका आयाम है, यही क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। तो F बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। और यही जब x a हो जाता है तो F बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a हो जाता है, ठीक ना। तो आप ऐसे निकालेंगे। कह रहे किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले, पहले तो यहां अवतल दर्पण देते ही फोकस दूरी निगेटिव हो जाती है, और फिर कह रहा है उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही, प्रतिबिंब जब वस्तु की ओर बनेगा तो रियल इमेज बनेगा। यहां से क्लियर हो चुका है, इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। कह रहा है 45 सेंटीमीटर पर बना, यानी 15 दूना 30, यानी वस्तु फोकस और 15 और 30 के बीच में होगी, यानी आंसर ये वाला सही होगा। डायरेक्ट क्लियर हो, कैसे आप जान गए, देखिए इसमें कह रहा है कि भैया 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, कह रहा है प्रतिबिंब 45 पर है, तो वस्तु जाहिर सी बात है यहां पर होगी, और ये दूरी कितना है, 15, तो ये दूरी 30 होगा ना। तो 15 और 30 के बीच में यही तो एक ऑप्शन है, आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। यहां पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप u निकालना चाहते हैं तो v में से f को घटा लीजिए। v में से किसको घटाएंगे, f को। तो v कितना था, 45, और f कितना है, -15 है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 45 एकम 45 माइनस 15 तिया 45। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 45/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। एक मिनट, यहां पर कुछ यहां पर ये भी माइनस का है, सॉरी। तो ये 45 आया है, तो यहां पर 45 हो गया, -1, 15 तिया 45, 3, 3 में से 1 गया 2, तो u हो जाएगा 45/2 माइनस का।
2 दूना 4, 2 दूना 4 होगा। अच्छा एक और ऑप्शन है बेटा, ये दोनों ऑप्शन 15 से 30 के बीच के, माफ कीजिएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहां पर ये आएगा। यहां पर देखिएगा आंसर, ये मेरे से ये मिस्टेक हुआ, मुझे लगा 15 और 30 के बीच में एक ही ऑप्शन है, लेकिन 15 और 30 के बीच में 2 ऑप्शन थे, ये भी था तो ये भी था। जब 2 आंसर थे तो हम लोग क्लोज तो पहुंच जाएंगे, लेकिन सटीक बताने के लिए हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। विद्युत परिपथ में किसकी गति से धारा बनती है? तो धारा जो है इलेक्ट्रॉन की गति से ही बनती है। चालक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर है तो धारा जो है विपरीत दिशा में जाएगी। प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज अगर जिस दिशा में जाता है धारा उसी दिशा में जाती है, ठीक ना। और आप जानते हैं और चीज, सेमीकंडक्टर में धारा किसके कारण होती है? तो सेमीकंडक्टर में जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण होती है। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछ दे कि भैया इलेक्ट्रोलाइट में धारा किसके कारण होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट में धारा आयन के कारण होगी। इलेक्ट्रोलाइट में धारा किसके कारण होगी? आयन के कारण। अगला सवाल, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा हुआ है। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होगा? तो देखिए, ट्रांसफार्मर आदर्श कब बन सकता है? जब उसमें किसी प्रकार की, क्रोड में किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि न हो, चुंबकशीलता अनंत हो, प्रतिरोध भी बहुत कम हो, वही होगा। और जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आउटपुट जो होता है NS/NP इंटू EP के बराबर होता है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपकी फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में प्राथमिक से ज्यादा है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है। अगर द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से कम है तो स्टेप डाउन है, यानी ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई, और ये अपचाई ट्रांसफार्मर है ना। कह रहा है कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यहां देखिएगा, केला का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है, केक को बेक करना ये भी, ये तो आपका देख सकते हैं, आइस क्यूब का पिघलना, यही एक भौतिक परिवर्तन है। ये एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। तो जो फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें नो न्यू प्रोडक्ट, इसमें न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, नया उत्पाद नहीं बनता है, इसमें नया उत्पाद नहीं बनता, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और ये रिवर्सिबल होता है। ये कैसा होता है? उत्क्रमणीय। तो ये उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय, तो ये रिवर्सिबल होता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? कौन सी उपधातु नहीं है? इसमें आपको उपधातु नहीं है पूछा है। सिलेनियम होगा। यहां क्या होगा? सिलेनियम। ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके मेटेलॉइड्स हैं, उपधातु हैं। ये सारे के सारे मेटेलॉइड्स हैं, उपधातु हैं, ठीक ना। आपको ध्यान देना है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पोलोनियम, ये सब होते हैं, ये 7 होते हैं। ये कह रहा है इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? देखिए MgO है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया है, Mg+CO2, Mg+CO2। तो यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां पर क्या हो गया? रिडक्शन। यहां पर अपचयन, और यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण, ठीक है। तो आपको बताना है यहां पर ये क्या है? जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक होता है, अपचायक। तो कह रहा है कि इन द रिएक्शन
विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा ऑक्सीकृत हुआ, CO, कौन सा ऑक्सीकृत हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, यही ऑक्सीकृत हुआ। इसी में तो ऑक्सीजन जुड़ा, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा है वही ऑक्सीकृत हुआ है, तो CO ऑक्सीकृत हुआ और खुद है रिड्यूसिंग एजेंट। कह रहे तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय, देखिए 3 वैज्ञानिक हैं इसमें, इसमें आपसे पूछा है एक वैज्ञानिक का नाम बताने के लिए, तो इसमें सबसे ज्यादा जो श्रेय दिया गया वो दामित्री मेंडलीव को दिया गया। इन्हीं को हम पीरियाडिक फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल कहते हैं। वैसे बाकी लोगों ने भी बंटवारा किया है लेकिन वो इस आधार पे नहीं है, और इनके पीरियाडिक टेबल में 63 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने, इनका जो पीरियाडिक लॉ है वो कहता भी है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के। और न्यूलैंड वाला जो है ये लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिए है, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव अष्टक का नियम बताता है। इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? कौन सा हैलोजन ऐसा है जो सर्वोत्तम ऑक्सीकारक है? सर्वोत्तम ऑक्सीकारक कौन सा है? तो आप जानते हैं फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आर्डर में हम क्लोरीन को पहले देते हैं, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और साइज की बात अगर हम करते हैं तो सबसे बड़ा आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है और सबसे छोटा फ्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। कह रहे पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में क्या मानव शरीर का? किसका अध्ययन किया जाएगा? प्लांट्स का। वो तो डायरेक्ट आप क्लियर है। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं होमोसेपियंस बोला है ना, तो होमोसेपियंस में ये 2 है, ये आपका जीनस है और ये आपका स्पेसीज है। जीनस है और एक क्या, एक वंश है और एक क्या है, जाति है। ये बात आपको ध्यान पे रखना है। तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है? वाइज होमोनिड, मतलब ये इसका मतलब होता है बुद्धिमान मानव, माने बुद्धिमान इंसान की बात कर रहा है। अगला, HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए, HIV के संबंध में अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है तो इसमें क्या बताएंगे? एक बार HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर किए जाने के बाद रोगाणु आपके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके, नहीं, लाल रक्त कणिकाओं में नहीं, ये श्वेत रक्त कणिकाओं में करेगा, ठीक ना। HIV किसी संक्रमित साथी के संभोग के माध्यम से संचरित हो सकता है, ये भी सही है। ये गलत है, बी वाला। बिल्कुल यहां पर ये बी वाला गलत है, ये वाला रॉन्ग है। कह रहे फल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? फल के नर प्रजनन भाग को आप जान रहे हैं, इसमें इसको हम एंथर कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परागकोश, परागकोश है। और इसी में आपका पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, परागकण। आइए, ये आपका पॉलन ग्रेन है। ये क्या है? फिलामेंट, ये तंतु है, ये आपका तंतु है। तो इसमें पुंकेसर, इसमें किसको लेंगे? ये स्टामेन, यही मेल पार्ट, और फीमेल वाला ये है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ये आपका है स्टाइल, और ये है आपका ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और इसी में आपका ओव्यूल है, इसी में आपका बीजांड है ना। चलिए, ये मेल पार्ट होता है, ये मेल होता है, मेल। इसी को हम स्टामेन के नाम से जानते हैं, स्टामेन, पुंकेसर बोलते हैं। कह रहा है
इसमें देखिएगा, मानव शरीर पर दवाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से मिलान करिए। बताइए इसमें क्या होगा, जल्दी से बताइए। रिसेप्टर्स, एंजाइम और शामक। अच्छा, एक घंटे। अच्छा, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब देख सकते हैं एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। शामक आपके न्यूरोलॉजी, हाँ, न्यूरोलॉजिकल आपके एक्टिवेट। अब ए ले सकते हैं आप। ऐसे ही एक और लास्ट सवाल है आपके लिए, जल संरक्षण में किसकी मात्रा का घटना एक बड़ी समस्या है। जल संरक्षण में भूजल की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा। इसमें देखिए यहां पर आप क्या जवाब दे सकते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर भूजल घट रहा है ना, तो यही ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, यही ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी है, और यही प्लांट्स को भी अवेलेबल है, यही प्लांट्स को भी अवेलेबल है। तो इसी का घटना ज्यादा ही खतरनाक है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। ये आपके 14th ALP के रैंकर्स का सॉल्यूशन था। उम्मीद करेंगे आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आई होंगी। एक आखिरी बचा हुआ है 15वें का भी ALP का रैंकर्स का सॉल्यूशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।